जो आज के युवा भी हैं वो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। क्या वाकई में अब पत्रकार जो एक क्षेत्र है वो पहले जैसा था आज भी वैसा ही है या बहुत बड़ा चेंज आ चुका है? हमारे समय में कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, खबर ढूंढनी बहुत मुश्किल होती थी। अब साधन है, खबरें मिल रही हैं पर छपती नहीं है। हम रिपोर्टर हो गए, जैसे विधानसभा में रिपोर्टर होते हैं, जो बोलते हैं एमएलए लिखते जाते हैं, वैसे ही रिपोर्टर हैं, जो भी कुछ बोलता है उसको लिखते हैं, जर्नलिस्ट नहीं है। वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट आज और उस समय की सरकार में कितना फर्क आ गया? चुनाव जीतने के लिए पार्टियां कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। ये जो वायदे करने शुरू हुए हैं, वायदे ये 77 के बाद से जो ट्रेंड आया, 80 के बाद से गवर्नमेंट बदलनी शुरू हो गई। तब शांता कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसकी कमान या कहें कि चाबी जो है वो नरेंद्र मोदी के पास थी, जो कि प्रभारी बने थे उसके बाद। ये बात है कि पहले से ये तय था कि धूमल जी को आगे लाना है। बीरबल सिंह की भी आपने बात की। हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है कांग्रेस पार्टी से ऊपर उनको रखा जाता, कद जो था उनका, लेकिन ये भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जो है वो बन नहीं रहे थे, लेकिन अचानक से बन गए। चीफ मिनिस्टर के बिहेवियर में हिमाचल प्रदेश, क्योंकि कहा जाता था कि एक्सेसिबिलिटी चीफ मिनिस्टर की रहती थी, बीरबल सिंह की भी रही, प्रेम कुमार धूमल की भी रही। अब क्या देखते हैं आप, किस तरह का एक चेंज आप देख रहे हैं और वजह क्या है? तो 1-1.25 घंटे के बाद डॉक्टर बनवार और सत्या डांग अंदर से निकले। मैंने उनको चिट्ठी पकड़ाई, उन्होंने जेब में रखी, बात की और कार में बैठ के चले गए। किसी को पता नहीं लगा। शाम को 6 बजे रेडियो से न्यूज़ आई कि डॉक्टर बनवार ने सत्या डांग से शादी कर ली है, विवाह कर लिया। अच्छा, इतना सीक्रेट था वो। सबसे अच्छा अगर काम आप देखते हैं तो किसका देखते हैं? बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, जिनको लोग भी बहुत पसंद करते थे और उनका काम भी अच्छा था। आज अगर वो जिंदा होते तो उनको भी संतोष होता कि भी आज सारे में सड़कें हैं, पानी है। उनके टाइम में तो ना सड़कें थी, ना पानी थी, ना इरिगेशन थी, ना लोगों के पास पैसे थे। गांव में लोग बिल्कुल गरीब थे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मोहित डायरीज के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, हिमाचल प्रदेश में पत्रकारिता जगत के विद्वान कहें तो गलत नहीं होगा, श्री प्रकाश लोमी जी, और हमारे सीनियर हैं और इनसे हमने भी बहुत कुछ सीखा है पत्रकारिता की अगर बात की जाए खास तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मोहित डायरीज में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल है, अगर आपके एक्सपीरियंस की बात कर ली जाए बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो अब तक आपको कितने साल हो गए हैं पत्रकारिता करते हुए हिमाचल प्रदेश में, और कौन कौन से संस्थानों में आप काम कर चुके हैं? देखिए, मुझे 56 साल पूरे हो गए 1 अगस्त को, अभी जो गया है बीता है। और मैंने हिंदुस्तान समाचार से काम शुरू किया था और उसके साथ साथ ही मैंने मदरलैंड, नवभारत टाइम्स, प्रदीप, इनके लिए भी काम किया। उसके बाद फिर मैंने 1986 में पीटीआई ज्वाइन किया। पीटीआई में कोई 20 साल तक मैंने काम किया। उसके बाद मुझे दोबारा रीएम्प्लॉयमेंट हुई, फिर मैंने 2018 तक उसमें काम किया। और बीच में पायनियर, फ्री प्रेस जर्नल, इनके साथ भी मैंने काम किया। एक इलाहाबाद से माया मैगजीन निकलती थी पॉलिटिकल, उसके लिए भी मैं लगातार लिखता था, और दिनमान के लिए। एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है मतलब आपका। हाँ, मैंने काफ़ी सारे समाचार पत्रों के लिए, हिंदी अंग्रेजी पत्रिकाओं के लिए, सबके लिए लिखा। अच्छा, तो पहले तो पत्रकारिता की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई जो आज के युवा भी हैं वो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। क्या वाकई में अब पत्रकार जो एक क्षेत्र है वो पहले जैसा था आज भी वैसा ही है या बहुत बड़ा चेंज आ चुका है उसमें? ये पत्रकारिता में बदलाव तो इतना आया है कि उसकी आप गणना नहीं कर सकते। हमारे समय की जो पत्रकारिता थी उसमें और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारे समय में कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, खबर ढूंढनी बहुत मुश्किल होती थी। अब साधन है, खबरें मिल रही हैं पर छपती नहीं है। हम रिपोर्टर हो गए, जैसे विधानसभा में रिपोर्टर होते हैं, जो बोलते हैं एमएलए लिखते जाते हैं, वैसे ही रिपोर्टर हैं, जो भी कुछ बोलता है उसको लिखते हैं, जर्नलिस्ट नहीं है, उसको एनालाइज नहीं करते। और जिस तरह से जर्नलिज्म होना चाहिए वो है ही नहीं। पहले रिसर्च करते थे और अब सर्च करते हैं। पहले रिसर्च करते थे, अब सर्च करते हैं। गूगल में जाते हैं
और अगर आप अखबार उठा के देखोगे तो 80% जो खबरें होती हैं सारे अखबारों में सेम होती है, चाहे हिमाचल की हो चाहे बाहर की हो। उसका कारण ये है कि सबने जो गूगल और इससे अपने निकाल के पुराने इंफॉर्मेशन निकालते हैं। हम जब गूगल नहीं आया था, जो इंटरनेट नहीं आया था, तो हमारे पास इतना प्रेशर होता था कि हर मिनट में फ़ोन आता था खबरें पूछने के लिए, क्योंकि एजेंसी के होने के कारण हमारे पास सारी खबरें आती थी, बाकी लोगों के पास खबरें नहीं आती थी। इलेक्शन के रिजल्ट आते थे तो हमारे दफ्तरों के बाहर पूरा हजूम लग जाता था पूछने के लिए। अब पोजीशन बदल गई। हमारे एक दोस्त है एन के सिंह, आपने उनका नाम सुना होगा, तो एक बड़ा मज़ेदार चुटकुला सुनाते थे। वो कहते थे कि एक आदमी वहाँ पे शायरी कर रहा था, तो उसने कहा देखो मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन। दूसरी बार कहा मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन। जब तीसरी बार बोलने लगा तो उसने कहा वज़न नहीं है उसमें। उसने कहा वज़न नहीं, रफ्तार देखो। तो जर्नलिज्म में भी यही है, कंटेंट नहीं रफ्तार है। कंटेंट अब रहा नहीं। हाँ, स्पीड इतनी हो गई है। पहले जर्नलिज्म में कहते थे कि रिड्यूसिंग द टाइम गैप, की जो घटना हुई है और जो खबर दी है उसके बीच में कितना अंतर रहा। अब तो सब कुछ लाइव है, तो उसका तो एफिशिएंसी ख़त्म हो गई, क्योंकि आप लाइव टेलीकास्ट करते हो। तो लाइव टेलीकास्ट में तो टाइम का कोई जीरो गैप है, टाइम गैप जीरो हो गया है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। हमारे समय में तो हमने शुरू किया तो मोर्स एंड की से नौकरी शुरू होती थी। यहाँ पे टेलीग्राफ ऑफिस में घंटे घंटे बैठ के अपनी खबरें भिजवाते थे। उसके बाद फ़ोटो भेजना बहुत ही मुश्किल काम था। फ़ोटो खिंचवाते थे, उसको ज़्यादातर संस्थान तो दिल्ली होते थे, तो कैसे भेजते थे खबरें फिर उस समय? हम दिल्ली, चंडीगढ़, जलंधर, तीनों जगह खबर भेजते थे। बस में जाती थी आपकी खबर या नहीं, खबर जाती थी टेलीग्राफ से, मोर्स से करते थे। उसके बाद में टेलीविंटर आ गए, टेलीविंटर जानी शुरू हुई। और दूसरी बात थी कि फ़ोटो खिंचवा के उसको डेवलप करा के बस से फ़ोटो भेजते थे। अच्छा, जो फोटोग्राफ्स भेजते थे वो बस में आप भेजते थे? और ट्रंक कॉल बुक कराते थे चंडीगढ़ की, हमने बस में नंबर में बस भेजी है। बस पहले पहुंचती थी, ट्रंक कॉल बाद में मिलती थी। अच्छा। और फिर हमने कहा कि अपने जो वहाँ का काउंटर था उसमें हमारे दफ्तर से कोई आदमी जाता था, हर घंटे बाद वो देख के आता था कि कोई खबर तो नहीं आई, कोई फ़ोटो तो नहीं आई। और उस समय जब बाहर मैचेस होते थे, क्रिकेट मैच या दूसरे, उनकी खबरें तीसरे चौथे दिन छपती थी। अच्छा, मतलब आज अगर कोई मैच हो रहा है क्रिकेट का, तो 3 या 4 दिन के बाद अखबार में वो खबर छपती थी कि ऐसा मैच हुआ है? नहीं, मैच नहीं, खबर, फ़ोटो में खबर तो छप जाती थी, फ़ोटो। अच्छा, फ़ोटो बाद में छपती थी। तो उस समय क्योंकि एक सीमित संसाधन थे, आप बता रहे थे, और पत्रकार भी बहुत कम होते होंगे। हाँ, बहुत 7-8 थे हमारे टाइम। 7-8 पत्रकार थे यहाँ पे, तो खबर का असर होता होगा फिर, अगर आप राजनीति से खबर का असर तो बहुत होता था। छोटी मोटी खबर का भी नोटिस लेते थे। आज जैसा नहीं है कि जो मर्जी छाप लो। कोई ऐसी आपको याद हो कोई खबर जिस पे आपने कोई खबर की हो और उस पे सरकार ने कोई फैसले बदला हो या कुछ नई चीज लाई हो? हमने जब नौकरी शुरू की तो नौकरी शुरू करते थे, सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाली बात हुई। हमारी नौकरी शुरू हुई, इधर से बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। हमने उस आंदोलन की खूब खबरें छापी। तब हम नए नए आए थे, पता नहीं था कि वर्षन लेना होता है, क्या करना होता है। अच्छा। और जलंधर मेन सेंटर था, 16 अखबारें निकलती थी वहाँ से, हिंदी, पंजाबी, उर्दू की, और सब में हमारी खबरें छपती थी। हमने खूब खबरें छापी। फिर बीच में यहाँ पे आंदोलन के दौरान CRPF आई थी, वो किसी वजह से वापस हो गई। तो हमने खबर छाप दी कि डॉक्टर परमार की अनुरोध के बावजूद, डॉक्टर परमार जो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे जी, CRP वापस जी, तो उससे बहुत नाराज़गी है। उन्होंने खुद तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो मिस्टर मिट्टू थे डायरेक्टर पब्लिकेशन, उनसे कहा कि ये खबर क्या है। तो मिट्टू साहब ने मेरे को फ़ोन किया। मैंने कहा कि मैं यहाँ एक कोई छुट्टी गया था, CRPF का जवान जो ड्यूटी में आया था, वापस आया तो वापस चली गई थी। तो उसने पता किया तो उन्होंने कहा कि वापस बुला लिया। गवर्नमेंट ने तो कहा था कि इनको रोको अभी, पर वो वापस चली गई। तो उससे बहुत नाराज़ हुए। अच्छा, उनकी खबरों की वजह से 1 साल तक मेरी एक्रेडिटेशन नहीं हुई। अच्छा, हमने कोशिश भी नहीं की। अच्छा, आपको मान्यता ही प्राप्त नहीं 1 साल बाद हुई। 1 साल के बाद नाराज हो गए थे उस समय? उस खबरों से बहुत नाराज थे। उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ ताराचंद गुप्ता होते थे एक ट्रिब्यून के, उनके साथ गवर्नमेंट का बहुत वो चलता था। तो उनकी वो भी उन्होंने, गवर्नमेंट ने उनकी एक्रेडिटेशन भी कैंसिल कर दी थी। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि अगर सरकार के खिलाफ कोई भी खबर हो तो तुरंत एक्शन हो जाता था, एक्रेडिटेशन मान्यता ही खत्म हो नहीं, ऐसा कुछ कभी नहीं होता था। वो उनके साथ तो बहुत एक्सट्रीम हो गया था, ताराचंद गुप्ता के साथ। तो उन्होंने एक विधानसभा की रिपोर्टिंग में गलती हो गई थी, उसके बेसिस पे उनके खिलाफ वहाँ पे मोशन आया और उनकी एक्रेडिटेशन कैंसिल कर दी। विधानसभा की जो रिपोर्टिंग थी तो वो गलत तरीके से। उनको एक्रेडिटेशन कैंसिल हो गई थी, मुझे मिली नहीं थी। तो हम दोनों बराबर पे थे और हमारा आपस में बड़ा रैपर था। तो वहाँ से होम मिनिस्ट्री से इनको मैसेज आया कि यहाँ बहुत खबरें छप रही हैं, क्या है ये मामला।
तो उन्होंने जवाब दिया कि ताराचंद गुप्ता और प्रकाशन लोमी तो खुद एजिटेटर है, अच्छा तो इसलिए खबर जहाँ छप रही। अच्छा, तो आपको एजिटेटर के रूप में जो देखा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि आप एजिटेशन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। बाकी छापने देते, हम खबरें छाप रहे थे अच्छा, उनकी खूब। ये भी है कि आज का दौर जो है पत्रकारिता उसको किस तरह से आप देखते हैं? जो अब युवा आ रहे हैं, नए नए युवा जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं, अपना भविष्य जो है बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पर कितना बदलाव आ गया है उन चीज़ों में, और आप देखते हैं कि क्या करना चाहिए पत्रकारी, जो नए पत्रकार जो अब आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, किस तरह की पत्रकारिता होनी चाहिए? आप क्या देखते हैं कि कौन सी पत्रकारिता चल रही है आजकल? क्योंकि पत्रकारिता का सबसे जो नुकसान हुआ है कि जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आज से बहुत साल पहले हमारे एक फ्रेंड थे श्याम खोसा, बताते थे कि दिवीलाल एक स्पीच दे रहे थे वहाँ पे, तो किसी ने बोला ये गलत है, तो उसने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, वीर प्रताप कह रहा है, और वो चुप होकर बैठ गई। मतलब इतनी क्रेडिबिलिटी अखबार में अगर छप गई तो सच्ची हो गई है, ये अखबार गलत नहीं हो सकती। और लोग खबरें छापते थे, गवर्नमेंट के खिलाफ भी छापते थे। और ताराचंद गुप्ता जिनका मैं बात कर रहा था, वो कहते थे कि समबॉडी इज़ हाइडिंग समथिंग समवेयर, दैट इज़ द न्यूज़, रेस्ट ऑल इज़ PR। वो कहता है जो अफसर और मंत्री खबर छपा रहे हैं वो खबर है, जो आपको बता रहे हैं वो खबर नहीं है। वो तो अपनी पब्लिसिटी के लिए बता रहे हैं आपको, आप उनकी पब्लिसिटी कर रहे हो। खबर वो है जो छुपा रहे हैं, और उस खबर को ढूंढना ही जर्नलिस्ट का काम है। पहले जर्नलिस्ट को खबर ढूंढने के लिए जाना पड़ता था, अब बैठे बैठे ही खबरें मिल जाती है, टेक्नोलॉजी जो है इतनी उस फास्ट हो समय गई। एक अच्छी बात यह थी कि क्रेडिबिलिटी बहुत थी जर्नलिस्टों की, अब क्रेडिबिलिटी तो अफसर भी उनको बताने में डरते नहीं थे। उनको पता था इनको बताएंगे भी तो खबर छापे ना छापे, पर किसी को बताएंगे नहीं कि फलाना आदमी ने हमको खबर दी थी, सोच को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आज अफसर डरते हैं, वो सोचते हैं खबरें छापेंगे कि नहीं, पता नहीं किस मिनिस्टर को जाके बता दें, चीफ मिनिस्टर को जाके बता देंगे, इसलिए लोग इन्फॉर्मेशन में डरते हैं। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो आ रही हैं, वो सब जो इफेक्टेड लोग हैं उनकी तरफ से आ रही हैं, रिसर्च के नहीं है। जितनी एक्सक्लूसिव खबरें जिनको आप कहते हो, जैसे मैं किसी बात से नाराज़ हो गया, मैंने किसी जर्नलिस्ट को बहुत सारा मटेरियल ला के दे दिया, मैंने छाप दिया, वो एक्सक्लूसिव हो गया। लेकिन असल में वो जो खबर है वो किसी पर्टिकुलर आदमी ने दी है, मेरा उसमें कोई एफर्ट नहीं है। चलिए, आपको जब इतना लंबा एक्सपीरियंस है पत्रकारिता के, आपने हिमाचल के जब गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उनके समय से आप काम कर रहे हैं, और आज सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस की सरकार आज भी है, उस समय जब आपने शुरुआत की थी तब भी कांग्रेस की सरकार थी। वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट आज और उस समय की सरकार में कितना फ़र्क आ गया? एक चीज़ मैं आपसे कहूँ, ये तुलना करना जो है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि हर चीफ मिनिस्टर के समय की अपनी सुविधाएं होती हैं, अपनी चैलेंजेस हैं, अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डॉक्टर परमार के टाइम में तब ज़्यादा चैलेंजेस होते थे कि आज ज़्यादा चैलेंजेस हैं सरकार के सामने? चैलेंज तो तब भी, आज बहुत ज़्यादा है। इस सरकार के साथ जो चैलेंज है बहुत ज़्यादा चैलेंज है, और क्योंकि फाइनेंशियल जो आर्थिक जो स्थिति है वो इतनी बिगड़ी हुई है कि कोई भी काम करने से पहले उनको साधन चाहिए, साधन है नहीं, ऊपर से आपदा आई है इतनी बार। लेकिन पहले भी होती थी, पहले हिमाचल बड़ा छोटा था, बजट जितना बजट होता था लाखों में होता था बजट, जब पहली बार हिमाचल बना था। लेकिन 77 के बाद जब डॉक्टर परमार चीफ मिनिस्टर थे, उनके टाइम में भी बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। आज ज़्यादा चैलेंजेस हैं सरकार के सामने? नहीं, उस समय और टाइप और समय के चैलेंज थे, उस समय रिसोर्सेज थे ही नहीं। उस समय जो ये आपके चुनाव होते थे, इसमें बहुत बड़े वादे नहीं करते थे पार्टियाँ, और कोई ऐसा खैरात नहीं बांटते थे। अच्छा, इस पे मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे सबको मालूम ही होता है पिछले कुछ सालों से हिमाचल प्रदेश कर्ज के तले दबा हुआ है, तो क्या वजह है कि ज़रूरत क्या है फिर कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कि वायदा करें कि हम ये करेंगे, हम इतने संस्थान खोलेंगे, हम ये बना देंगे, मतलब डेवलपमेंट के लिए हम बहुत कुछ करेंगे। पार्टियों को तो सबको पता ही, नेतृत्व को सबको पता ही होता है कि पैसा है नहीं, तो वो वायदे करने का क्या मतलब होता है फिर? आजकल चुनाव जीतने के लिए पार्टियाँ कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। ये जो वायदे करने शुरू हुए हैं, वायदे ये 77 के बाद से जो ट्रेंड आया, 80 के बाद से जब गवर्नमेंट बदलनी शुरू हो गई, क्योंकि 67 तक तो एक राज था, सब जगह कांग्रेस की सरकारें थी। 67 में कुछ जगह सरकारें बदली, उसके बाद 77 के बाद से ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि लोग चुनाव जीतने के लिए अपने वायदे करते हैं।
और पहले ऐसा होता था कि जो वायदे होते थे, मैनिफेस्टो जिनको आप कहते थे, आम आदमी तो पढ़ता भी नहीं था अच्छा, उसको। हाँ, वो मैनिफेस्टो में कितना फ़र्क आ गया? जैसे आप बता रहे हैं 77 के बाद जो है वायदे शुरू हुए हैं, तो विकास के वायदे शुरू होते थे उस समय कि हम सड़कें बनाएंगे, हम ये करेंगे। उससे पहले क्या नहीं, करती जैसे थी नहीं, पार्टियां? विकास के हमें मैनिफेस्टो जो थे, लेकिन पहले वाले मैनिफेस्टो में और अब में नहीं, मैनिफेस्टो में पहले मैनिफेस्टो बड़े छोटे होते, बहुत बड़े मैनिफेस्टो क्या क्या नहीं होते रहता थे था, मेन पार्टीज के। पॉइंट्स जो? वही सड़कें बनेंगी, ये होगा, स्कूल खुलेंगे, मतलब जो डेवलपमेंट के काम होते थे, ये सुविधाएं देंगे, अलग अलग चीज़ें करते थे। लेकिन उस समय जो मैनिफेस्टो था वो 90% लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं होता था। अब सोशल मीडिया के आने के बाद वो मैनिफेस्टो है वो हाईलाइट होना शुरू हो गया, तो लोगों को पता है कि मैनिफेस्टो में क्या बोला था। अब लोगों को याद है कि सरकार ने ये कहा, ये वायदे किए थे, तो जैसे 1970 में जो जनता पार्टी ने अपना पहले पढ़ते नहीं थे लोग, मतलब ना, मैनिफेस्टो? कोई पता ही नहीं होता, पार्टी के लोगों को नहीं पता होता हमारा मैनिफेस्टो क्या है। अच्छा, मतलब जो चुनाव लड़ रहे वो होते थे खाली उनको एक भी नहीं पता फॉर्मेलिटी होती थी। 1970 के इलेक्शन में याद है मुझे कि जो जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसमें कई चीज़ें थी। उसमें एक ये भी थी कि पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा देंगे। तो उसके बाद जब वो मिनिस्ट्री बन गई तो दौलत चौहान जी के पास सिखों का एक डेपुटेशन आया, उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं किया था प्रॉमिस, हमने कोई नहीं किया, दिखाओ। वो मैनिफेस्टो था ही नहीं किसी के पास, क्योंकि सेकुलर स्टाइल कापियाँ छापी थी उसकी 100-150, किसी के पास थी नहीं। तो जब वो चले गए मैंने कहा चौहान जी प्रॉमिस तो किया था हमने मैनिफेस्टो में। कहते किसने किया था? मैंने कहा हमने लिखा था उसमें कि पंजाबी को बनाएंगे। कहते एक गलती कर दी, अब याद दिला के दूसरी गलती मत करो। अच्छा मतलब जो मैनिफेस्टो में वायदा किया था वो सिर्फ चुनाव लड़ने तक ही होते थे तब। क्योंकि शिमला में पंजाबी अब लेकिन ये चैलेंज आता है किसी भी सरकार के लिए कि कोई अगर प्रॉमिस करता है मैनिफेस्टो में तो उसको पूरा करना पड़ता है, नहीं तो लोगों को सोशल पता मीडिया है। में तो लोग अब फिर लोगों की नोटिस में है कि क्या करेंगे विरोध। वायदे किए, पहले लोगों के नोटिस में होते नहीं थे। और जैसे 1990 की जब चुनाव था तो इन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिस की। क्या क्या थे प्रॉमिस? बस हर हाथ को काम, किसकी पार्टी की तरफ से? बीजेपी की। बीजेपी की। अच्छा, तो जगदेव जी ने मना भी किया, उसने कहा चुनाव जीते रहे, आप क्यों इतने प्रॉमिस कर रहे हो। लेकिन वो मिनिस्टर मधुकर थे, उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, सारे प्रॉमिस कर दिए उसमें। अच्छा, और वो प्रॉमिस कहाँ पूरे होने? क्या क्या थे मुख्यतः? बहुत सारे, जैसे उसमें हर रात को काम देंगे, सड़कें बनाएंगे, हर गांव को पानी, दुनिया भर की जो इतने प्रॉमिस सारे थे उसमें। और वो जो प्रॉमिस थे वो बाद में लोगों ने नोटिस में लाए। वो तो गवर्नमेंट बीच में चली गई, तो राम मंदिर का जब डिमोलिशन के बाद डिसमिस होगी गवर्नमेंट, शांता कुमार के समय की बात तो है। उस समय उन्होंने बहुत प्रॉमिस कर दिए थे अपने मैनिफेस्टो में। अच्छा, लेकिन उसके बाद तो होड़ लग गई ना। उसका तो हर इलेक्शन में लोग प्रॉमिस ही करते हैं, मतलब इतने प्रॉमिस होते हैं गिनने मुश्किल आते हैं। हाँ। वो आपके बुकलेट होती है पूरी, पहले तो एक पेज का होता था। तो मतलब अब ये जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस होते हैं ये सिर्फ चुनाव लड़ने तक ही सिर्फ चुनाव के लिए होते हैं। पूरा करना बड़ा मुश्किल। नहीं, क्योंकि हमारा जो चुनाव का सिस्टम है उसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है जिसमें कि चुनाव जो वायदे पूरे ना करे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। जब तक ये ऐसा नहीं होगा तब तक ऐसे चुनाव वायदे होते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, बल्कि जितने भी पार्टियों के मैनिफेस्टो हैं वो इलेक्शन कमीशन को भेजने चाहिए जब इलेक्शन लड़ते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को मॉनिटर करने चाहिए कि इनके वायदे पूरे हो रहे हैं कि नहीं। पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए जितनी पार्टियां वायदे करती हैं, जैसे कहा था कि 1962 में 10 साल के बाद रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगी, 75 साल हो गए, ख़त्म तो क्या हो नहीं थी, बढ़ते 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 70-80% तक पहुँच गई है। अब रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा इशू है कंट्री में, हर वर्ग कहता है हमको आरक्षण दो। मतलब ये हमारी जो फेलियर है, हमारी जो असफलताएँ हैं, जो हमने पॉलिसीज़ को लागू करने में हमारी जो असफलताएँ हैं उनका नतीजा है। कि जितनी भी कोई नई पॉलिसी आती है वो समझ लो कि जो पिछली पॉलिसी है उसकी फेलियर का चार्टर है ये। तो मतलब एक दल देख लेता है कि एक सरकार, मान लीजिए कोई सरकार होती है किसी दल की, तो दूसरा दल ये देख लेता है कि ये इनके फेलियर हैं, तो हम इनका एक प्रॉमिस की एक पोर्टली बनाते हैं और उसको मैनिफेस्टो में डालते हैं और फिर जनता के बीच जाते हैं कि हम ये करेंगे जो नहीं ये कर पाए। नहीं, जैसे इन्होंने जो शुरू किया कि बिजली मुफ्त देंगे, महिलाओं को पैसे देंगे, इस टाइप के प्रॉमिस होते हैं अब सारे। जो जिस तरह से जी वही और ये सारी पार्टी कर रही है। हाँ। सब पार्टियाँ हैं, कोई पार्टी नहीं है, सारी पार्टियाँ प्रॉमिस कर रही हैं, और जिसकी वजह से जो आपकी अर्थव्यवस्था से बड़ा असर पड़ता है। मतलब आपका पैसे तो लिमिटेड है, अगर आप लेकिन पहले तो हिमाचल के पास अच्छा एक अपने संसाधन थे और पैसा भी था। ये कब से शुरू हुआ ये सिलसिला? क्योंकि आपको बहुत समय लंबा एक अनुभव है कि आज जो 9वां फाइनेंस कमीशन आया था जी, किसकी सरकार थी? किस सरकार ने शुरू किया था कर्ज लेना हिमाचल प्रदेश? वीर सिंह जी की सरकार थी। 9वां जब कांग्रेस फाइनेंस की, कमीशन आया तो उसके बाद जब वो इम्प्लीमेंट हुआ तो शांता कुमार जी की गवर्नमेंट आ गई। तो उसमें ये हुआ था कि इन्होंने अपना घाटा कम दिखाया, तो उससे इनको डेफिसिट ग्रांट नहीं मिली।
और जब शांता कुमार जी बने तो उन्होंने केंद्र को चिट्ठी लिखी कि भाई ये तो हमको जो डेवोल्यूशन कम हुआ है इससे हमारे को 1200-1300 करोड़ का घाटा होगा। तो फाइनेंस कमीशन ने कहा कि ये तो एक बार अप्रूव हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो आप और तरह से करो, इसमें नहीं। और शांता कुमार जी ने बहुत ज़्यादा कट लगाए, सारी खर्चे रोके, अपने गाड़ियाँ कम की, तो उससे जो घाटा था जिस टाइम वो उन्होंने छोड़ा वो 450 करोड़ के करीब रह गया था। लेकिन उसके बाद जब दोबारा सरकार हट गई तो फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। ये 450 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था? नहीं, कम रह गया था। कम जो घाटा था जो उन्होंने कहा था 450 के करीब हो गया था कट के, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्टेप लिए। सरकारी गाड़ियों का मिसयूज बिल्कुल जो कहा, शनिवार इतवार को गाड़ियाँ नहीं चलती थी और बाकी भी खर्चे कम किए, लेकिन सारा, और खुद भी वो मिसयूज नहीं होता था, अफसर भी गाड़ी मिसयूज नहीं करते थे। शांता कुमार? हाँ, शांता कुमार के टाइम में। उनके हटने की वजह भी एम्प्लॉयज़ नाराज़ हो गए? नहीं, तो उन्होंने बड़े फैसले किए ना, उन्होंने नो वर्क नो पे लगाया। उनके टाइम में बड़ी 3 स्ट्राइक हुई उनके टाइम में। पहली स्ट्राइक हुई उनकी एप्पल ग्रोवर्स की, दूसरी स्ट्राइक हुई उनकी एम्प्लॉयज़ की, तीसरी मंडल की। तो 3 बड़ी भारी उनके टाइम में स्ट्राइक हुई और तीनों का नतीजा उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि मंडल की वजह से ओबीसी नाराज़ हो गए, एम्प्लॉय नाराज़ हो गए, सेब उत्पादक नाराज़ हो गए। और इसलिए जो उनकी इलेक्शन थी, मैंने एक बार उनसे कहा कि आप ऐसे फैसले ले रहे हो, आपने इलेक्शन नहीं लड़नी दूसरी। तो कहने लगे कि इतने साल से हम कह रहे व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, अब मेरे पास इतनी मेजॉरिटी है, अगर मेरी सरकार हार भी जाएगी, 9 सीटें आएंगी तो भी कुछ करके जाऊंगा। कुछ बदलाव करना चाह रहे थे? वीरभद्र सिंह ने सारी इनकी मांगे मांगी, उसके बाद भी उनकी 9 सीटें आई हैं, तो अगर मेरी 9 सीटें आएंगी मैं कुछ करके तो जाऊँगा। और ये बात ठीक है, जो उन्होंने पॉलिसी चलाई थी नो वर्क नो पे की और सपोर्ट प्राइस ख़त्म करने की, वो आज भी चल रही है। आज सपोर्ट प्राइस की MIS आ गया, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम आ गई है, और आज तक स्टेज में कोई बड़ी स्ट्राइक नहीं हुई उसके बाद। में क्योंकि एम्प्लॉयज़ नाराज़ थे? नहीं, अब तक स्ट्राइक करती नहीं। लेकिन अगर हम फिर आगे बढ़ें तो उसके बाद फिर एक दौर आया जब शांता कुमार जो उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश की जो कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसकी कमान या कहें कि चाबी जो है वो नरेंद्र मोदी के पास ही, जो कि प्रभारी बने थे उसके बाद। तो क्या उनके बीच एक मतभेद रहा कि वो पहले से ही तय कर चुके थे कि शांता कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? नहीं, ऐसा लगा, क्योंकि ये बात है कि पहले से ये तय था कि धूमल जी को आगे लाना है, प्रेम कुमार हाँ। धूमल जी। और जब ये सब टिकटों का बंटवारा हो गया, उससे बहुत बड़ा, आपको पता हो कितना बड़ा यहाँ पे हंगामा हुआ था। टिकटों से पहले 2 फाड़ हो गई थी बिल्कुल बीजेपी टोटल। तो उसके बाद जब उनके पास जब 2 फाड़ों की स्थिति आ गई और इलेक्शन अनाउंस हो गई, वीरभद्र सिंह ने असेंबली डिसॉल्व कर दी, तो इन्होंने टिकट बांट दिए। टिकट बांटने के बाद शांता से अडवाणी जी ने कहा कि आप लीड करना चाहोगे, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि सारे टिकट तो बंट गए, मैं लीड नहीं करूँगा। अच्छा। क्योंकि शांता कुमार को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि सरकार की इतनी सीटें आ जाएंगी, बीजेपी की सरकार बनाने की हालत में आ जाएगी। तो चुनाव हुआ, चुनाव में जैसे 1998 की बात। हाँ, 29 सीटें आ गई बीजेपी की, 4 सीटें आ गई सुखराम जी की पार्टी की। उन्होंने पोस्ट इलेक्शन अलायंस कर लिया। इलेक्शन के बाद जो 4 बाई इलेक्शन हुई वो भी इनकी अलायंस की आ गई, तो इनका जो पूरी मेजॉरिटी हो गई और उनकी माइनॉरिटी में आ गई कांग्रेस। उस समय नरेंद्र मोदी जो है वो प्रभारी थे बीजेपी के, 100 प्रभारी थे उनके टाइम में गवर्नमेंट, और उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि शांता कुमार जो है वो मुख्यमंत्री नहीं हाँ, होंगे। उन्होंने कहा कि ये मतलब ऑलमोस्ट तय था, मतलब ये इंटरनल डिसाइड था कि धूमल को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो वो उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो प्रेम कुमार धूमल बन गए। और उसी की वजह से जो बीजेपी को जो स्ट्रेंथ मिली, दिल्ली में ही तय हो गया था पहले ऑलमोस्ट, क्योंकि दूसरे इंद्रेश जी थे, वो संघ के थे, वो दोनों जो थे वही चाहते थे कि धूमल जी को बनाया जाए। लेकिन क्या ऐसे बात थी कि वो नहीं चाह रहे थे कि शांता कुमार जो है फिर से मुख्यमंत्री? पता नहीं, उनका अपना वो था, सोचा होगा उन्होंने कि नया आदमी लाना चाहिए। वीरभद्र सिंह की भी आपने बात की। हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है कांग्रेस पार्टी से ऊपर उनको रखा जाता, कद जो था उनका, लेकिन ये भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जो है वो बन नहीं रहे थे, लेकिन अचानक से बन गए। तो वो क्या कहानी थी वीरभद्र सिंह की मुख्यमंत्री बनने के लिए? 1980 में जब रामलाल जी मुख्यमंत्री थे, ठाकुर रामलाल, हाँ, मैं 82 में दूसरे बार मंत्री बने हो, 82 में ओतरी, तो यहाँ पर एक इलिसिट फाइलिंग के को केसेस बने, तो उसमें कुछ लोगों के नाम आए
और कुछ खबरें छपी। एक यहाँ मस्ताम टांटा होते थे, उनका नाम आया उसमें। तो थोड़ा सा उनको लगा कि भाई उनके विरोध में बहुत आवाज़ उठ रही है। अच्छा। और मुझे याद है, एक बार हम दिल्ली गए, यहाँ से जनवरी का महीना था। तो मैं, मिस्टर बेदी और रामलाल जी, हम तीनों इकट्ठे दिल्ली गए। तो मैं और मिस्टर बेदी एक कमरे में थे। तो सुबह सुबह उनका ड्राइवर आया तो कहा कि आपको बुला रहे हैं। तो बेदी साहब चले गए और 2 मिनट में वापस आ गए। तो कहने लगे कि क्या हुआ, कहे कि तेरे को बुला रहे हैं। मैं गया, मैंने बात की। कहते क्या लग रहा है आपको, कैसा है? मैंने किससे कहा बात हुई आपकी? रामलाल जी से। अच्छा, ठाकुर राम। मैंने कहा 3 महीने तो नहीं, 3 महीने के बाद लगता है कोई गड़बड़ हो सकती है इसमें। अच्छा तो उसके बाद असेंबली का सेशन आ गया, उन्होंने सेशन रख दिया। जी। तो मैंने उनसे कहा कि 4 तारीख से 12 तारीख तक, बहुत अप्रैल तक का समय ठीक नहीं है। तो उन्होंने सेशन को एडवांस कर दिया और 4 तारीख को सेशन ख़त्म कर दिया। सेशन ख़त्म होने के बाद ये दिल्ली चले गए। दिल्ली जाके वहाँ उनको राजीव गांधी को मिले। अच्छा। और राजीव गांधी को मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वहाँ मिस्टर कौ होते थे और एक PL मल्होत्रा। राजीव गांधी से मिलके बात क्या हुई थी उनकी? को मिलने गए होंगे कि सेशन ख़त्म हो गया, बातचीत की। जी। और बाद में उन्होंने आके कह दिया कि प्रेस में कि राजीव गांधी जी ने कहा है कि कोई नेतृत्व में परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज इन लीडरशिप। अच्छा, हिमाचल और- प्रदेश में मतलब ठाकुर हाँ। रामलाल के हाँ, नेतृत्व में ही चुनाव तो हो गया। राजीव गांधी ने उस दिन बुलाया उनको अगले दिन 6 तारीख को और कहा कि आप जाके रिजाइन करो और नया मुख्यमंत्री होगा वहाँ। वो आगे वापस यहाँ की मीटिंग बुलाई और के तिवारी और बूटा सिंह 2 ऑब्जर्वर बन के आए थे यहाँ पे। अच्छा। तो उनके घर में मीटिंग हुई। तो कुछ लोगों ने कहा कि रामलाल जी का नाम दोबारा कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत हो गया मेरे साथ, अब मेरे को और ना करो। फिर इन्होंने शिव कुमार जी का और इनका नाम भी लिया है, विजेंद्र सिंह जी का भी। लेकिन अल्टीमेटली वीरभद्र सिंह का नाम पे उनको मानना पड़ा और उन्होंने ओथ ली और 8 अप्रैल 1983 को उन्होंने कार्यभार संभाला। वीरभद्र सिंह जो है हाँ। मुख्यमंत्री बने मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के हाँ, पहले। हिमाचल। काफी उसके अच्छे बाद- संबंध थे उनके गांधी परिवार। अच्छा, उनको दिल्ली से भेजा था स्पेशली। उनके इंदिरा गांधी से भी अच्छे संबंध थे। तो संबंध तो रामलाल जी के बहुत अच्छे थे। रामलाल जी को जो यूपी की इलेक्शन में ऑब्जर्वर बना के भेजा था। सिर्फ वो जो रामलाल ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद फिर नाराजगी हुई, हाँ, उसे अन्यथा वही क्योंकि हटाने का तो चल रहा था बहुत देर से उनको। अंतर्वाद दिल्ली में तो चल रही थी बातचीत की उनको हटाया जाएगा, लेकिन अचानक ऐसा होगा इसकी उनको उम्मीद नहीं थी। अच्छा, अचानक से हटा हाँ। दिया। उसके बाद फिर जब प्रेम कुमार धूमल जब मुख्यमंत्री यहाँ पर बने तो आपका तो एक उनके साथ भी एक लंबा अनुभव नहीं, रहा। हमारे से अच्छा बड़ा रैपर था, हमारे से अच्छा था। लेकिन धीरे 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 फिर जब पावर में पार्टी होती है तो बनने के बाद काफ़ी फर्क पड़ जाता है। क्या आपने महसूस किया उस समय धूमल जी की जब पहली बार वो चीफ मिनिस्टर बने हिमाचल प्रदेश के, तो ये भी एक नारा दिया था बीजेपी ने उनके लिए, CM ऑफ अ कॉमन मैन। कॉमन मैन के तो थे वो, तो कॉमन मैन के उसके तो बाद थे। क्या एक परिवर्तन आपने देखा? नहीं, देखो उनके समय में ये था कि एक्सेसिबिलिटी बहुत थी, लोगों की बात सुनते थे, करते थे और डिसीजन लेते थे, अपने लोगों की हेल्प मदद भी करते थे। लेकिन पॉलिटिकल उसमें जो पार्टी में जो डिवीज़न था अंदर, उसका उनको नुकसान हुआ क्योंकि 6-7 MLAs ने रिवोल्ट कर दिया था, आपको याद होगा। उसके बाद रिवोल्ट करने के बाद फिर दोबारा रिकनसाइल हुए, फिर वापस आ गए। जैसे बालनाटा जी वगैरह से बहुत सारे लोग थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। लेकिन उस समय इंटरनल, क्योंकि बीजेपी एक ही वो था यूनिट, तो इंटरनली इन्होंने मैनेज कर लिया उसको। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि दूसरी जो इलेक्शन हुई, जो मित्र मंडल बना के मीटिंगें की, सब कुछ किया, उससे जो 2004 की इलेक्शन, 3 की इलेक्शन थी, उसमें बीजेपी को नुकसान हुआ और कुछ 8-10 सीटें वो इनकी जो इंटरनल रिफ्ट थी उसकी वजह से हार गई। लेकिन फिर दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बने तो प्रेम कुमार धूमल, तो पहले टेन्योर और दूसरे टेन्योर में क्या परिवर्तन देखते हैं? बहुत फर्क है, क्योंकि दूसरे टेंडर में वो एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर थे। पहली बार जो थे वो बिल्कुल नए थे, एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन दूसरे में वो बिल्कुल एक्सपीरियंस थे, उनको एक एक अफसर का पता था, उनको मंत्रियों का पता था, वर्किंग का पता था। तो उनकी जो काम करने का ढंग था वो फ़र्क था और इसलिए उस टाइम में अच्छा काम हुआ उनके टाइम में। तो दूसरा उनका टेंडर था उनका। ये भी कहा जाता है कि पहला जब टेन्योर था बीइंग अ चीफ मिनिस्टर प्रेम कुमार धूमल का, तो जो उनका सरकारी आवास है उसके गेट पर ही वो कुर्सी लगा के कभी कभी बैठ जाया करते थे। वो कहीं भी उसका, मैंने कहा एक्सेसिबिलिटी थी, वो किसी को मना नहीं करते थे। जैसे आज जैसा नहीं था कि आपको मिलने के लिए टाइम मांगो और वेट करो, ऐसा नहीं था। उनके टाइम में तो कभी उसको फ़ोन करो, फ़ोन उठाते थे, कभी ना उठाए तो वापस करते थे। पर
वो स्थिति अब नहीं है। वो स्थिति नहीं है। अब क्या स्थिति आप देखते हैं, किस तरह वही मैंने आपसे पूछा कि चेंज किस तरह का आ अब गया स्थिति ऐसी हो गई चीफ कि- मिनिस्टर के बिहेवियर में हिमाचल प्रदेश, क्योंकि कहा जाता था कि एक्सेसिबिलिटी चीफ मिनिस्टर की रहती थी। हाँ। वीरभद्र सिंह की भी रही, प्रेम कुमार धूमल की भी रही। अब क्या देखते हैं आप, किस तरह का एक चेंज आप देख रहे हैं और वजह क्या है होती? ऐसा कि जो सरकार चलाने में जो अधिकारियों का चयन बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छे अधिकारी जो संभाल लेते हैं चीज़ों को, ऐसे अधिकारी लगाने के। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ डॉक्टर परमार के टाइम की। 14 अक्टूबर 1974 को हमारे हिंदुस्तान समाचार का जो ऑफिस था उसका इनॉग्रेशन हुआ फॉर्मल। डॉक्टर परमार चीफ गेस्ट थे और हमारे जो एडिटर थे उन्होंने कहा कि इनको लेटर ऑफ थैंक्स खुद जाके देना है इनके घर में। तो मैंने इनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे रामचंद्र कौशिक, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा कौशिक ऐसे मिलना है उनको। कहने लगे साहब तो बाहर जा रहे हैं, आप ऐसा करो कि 8 बजे उनके घर आ जाओ। अच्छा। 16 तारीख को मैं चला गया 8 बजे। ये नहीं कहा कि बिजी है नहीं मिल सकते, हफ्ते बाद आना, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। तो उसके बाद मैं वहाँ जाके बैठ गया। तब वो और भी छोटा था, एडिशन नहीं हुई थी उसमें। थोड़ी देर बाद केवल राज चौहान भी आ गए। तो हम बैठे रहे कोई 1-1.25 घंटे के बाद डॉक्टर परमार और सत्या डांग अंदर से निकले। मैंने उनको चिट्ठी पकड़ाई, उन्होंने जेब में रखी, बात की और कार में बैठ के चले गए। किसी को पता नहीं लगा। शाम को 6 बजे रेडियो से न्यूज़ आई कि डॉक्टर परमार ने सत्या डांग से शादी कर ली है, विवाह कर लिया। अच्छा। इतना सीक्रेट था वो। अच्छा। तो मैं कह रहा हूँ उतने उनके घर में शादी थी, उसके बाद भी उन्होंने टाइम दिया मिलने का। टाइम दिया। तो इतना फ़र्क है, ये अंतर है। और आज एक्सेसिबिलिटी उतनी नहीं है। आज एक्सेसिबिलिटी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो हिमाचल में प्रभारी भी रहे हैं और एक स्पीच उन्होंने जब यहाँ पर रैली हुई थी उसमें कही थी और आपका नाम उन्होंने लिया था, कई पत्रकारों का नाम लिया था। उसमें आपका नाम भी लिया था कि बातचीत होती है इनसे, बड़ा कुछ पत्रकारों से हमने सीखा है, देखा है, राजनीति समझी है हिमाचल प्रदेश की। कहाँ पर आप लोग बैठते थे उस समय, किस माहौल में बैठते थे और बातचीत क्या होती थी अक्सर? वैसे ज़्यादा है तो ऐसे हफ्ते में, महीने में वो 2-4 दिन ही आते थे शिमला में। और हमारा या तो कॉफ़ी हाउस बैठते थे या फिर आशियाना में। 2 जगह थी जहाँ बैठने का था मेन में। और जनरल बातें होती थी, कैसा चल रहा है स्टेट में, क्या हो रहा है, कैसी बातें हो रही है। बाकी कोई खास ऐसी बात नहीं होती थी। लेकिन 2002 में वो चले गए यहाँ से। अच्छा। उसके जाने के बाद भी, मतलब जब वो दोबारा आए थे इलेक्शन में 2003 में हिमाचल में कन्वेंसिंग करने के लिए, जो चीफ मिनिस्टर थे, तब भी मेरे से उनकी काफ़ी देर बातचीत हुई और मैंने उनसे कहा था कि यहाँ पे हालत ठीक नहीं है। और मैंने समझाया उनको कि क्या दिक्कत है। मतलब वो जानते थे कि पत्रकार जो है धरती से, ज़मीन से जुड़ा हुआ पत्रकार ही बता सकता है मेरे को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कि क्या चल रहा है क्या। जो 2003 की जो इलेक्शन थी उसमें तब अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो यहाँ पे जेटली जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें आशियाना में। मैं जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो रास्ते में मुझे वो एक कोई उनका बीजेपी का आदमी मिल गया, उनका नाम नहीं याद आ रहा उसका, सुरेश भारद्वाज जी के बड़े क्लोज हैं वो। तो कहने लगे आपको अडवाणी जी ने बुलाया है वहाँ। दीपक जी की तो नहीं बात? नहीं, दीपक नहीं जी, जंगी। अच्छा। क्या नाम उनका? हाँ, उन्होंने वो मेरे साथ थे। कहने लगे आप, मैंने कहा कि मैं तो क्या करूँगा यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कहते नहीं आपको बुलाया। फिर मैं चल पड़ा। हम यहाँ से गए, वो मीटिंग हो रही थी वहाँ पे जो ग्राउंड में। ना हमारे पास सिक्योरिटी के पास कुछ नहीं था हमारे पास। उसके बाद जैसी मीटिंग खत्म हुई हम शॉर्टकट से वहाँ चले गए जहाँ उन्होंने आना था। अडवाणी जी आए, मुझे जैसे मोड़ पे देखा तो गाड़ी से उतरे और कहा कि आप आगे। मैंने कहा, कहते बैठो। मैंने कहा नहीं, मैं गाड़ी में आ रहा हूँ आपके पीछे पीछे। हम चले गए वहाँ, जो एक वहाँ नदी के किनारे एक जो एक वो था कॉटेज जैसी छोटी, क्या नाम नहीं मुझे उसका, टूरिज़्म का कुछ है। तो वहाँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो कहने लगे कैसा? मैंने बता दिया। मैंने कहा हाल ख़राब है। मैंने कहा जहाँ आप खड़े हो ये भी सीट भी मुश्किल से जीतेंगे। तो कहने लगे कि आपकी और जो आईवी की जो डायरेक्टर है उसके जो असेसमेंट है एक जैसी है। मैंने कहा जी ऐसे नहीं, वो आई थी शिमला में, उसने मेरे से 2 घंटे बात की और मैंने सारा समझाया उसको कि ये पोजीशन है। तो वो कहने लगी 2 गुटों में बटी हुई है। मैंने कहा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1993 में 2 गुटों में बटी हुई थी कांग्रेस। कौन कौन से गुट थे तब बीजेपी में? तब सुखराम का था और वीरभद्र सिंह के गुट थे कांग्रेस के। हाँ, कांग्रेस के। मैंने कहा और 56 सीटें जीत गए थे, दोनों गुटों के लोग जीत गए। मैंने कहा जब खिलाफ हवा चलती है तो लोग नहीं देखते कि कौन सा गुट है, वो देखते हैं हमने किसको हराना है।
तो उसके बाद वो चले गए तो आईबी के लोग पूछने लगे आपने डीपी पे मिसेस क्या बोला, बड़े नाराज़ से होके गए। मैंने कहा कुछ नहीं, जो उनसे पूछा मैंने बता दिया उनको। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो फिर सबके सामने था। अच्छा, शिमला समिट भी आप जो है वो कवर करने गए हाँ, थे। शिमला समिट किया हमने, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उस समिट में जो इंदिरा गांधी जी थी वो 4-5 दिन पहले आ गई, और जिस दिन भुट्टो ने आना था उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो गई। सुबह 5 बजे पहुंच गए थे हम अनडेड हेलीपैड में, और बारिश बहुत तेज़ थी, और 6 घंटे इंदिरा गांधी ने इंतज़ार किया वहाँ। अच्छा। और जब जैसे ही भुट्टो का आने का टाइम हुआ तो मैं खड़ा था, मेरे पास एक कैमरा था, तो आईबी का एक आदमी मेरे पास आ गया, कहने लगा आप प्रेस से हो? मैंने कहा हाँ। कहता शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास था ही नहीं। मैंने कहा शिमला में सब जानते हैं, कभी रखते नहीं थे। उसके बाद उन्होंने कहा यू विल नॉट मूव अवेट फ्रॉम दिस प्लेस। अच्छा, वहीं खड़े रहिए। तो सब आए तो सब दौड़े, भुट्टो के पास दौड़े। हम भी खड़े रहे, करना तो क्या था, हमारे भी दिल्ली से सीनियर्स आए हुए थे कवर करने के लिए। तो उसके बाद चले गए, और वो 5 दिन तक वो आईबी वाले मेरा पीछा करते रहे कि कौन बंदा है ये। अच्छा, 5 दिन तक। हाँ, और वहाँ पे जो उसमें किया था, दिल्ली से जर्नलिस्ट आए थे, जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनकी गाड़ियों के परमिट थे माल रोड से। अच्छा। तो हमारे जो थे मिस्टर वी.आर. महेंद्र थे, तो मदरलैंड के, तो उनकी गाड़ी में मैं 1-2 चक्कर जरूर लगा लेता था शहर के घूमने के। मैंने कहा माल रोड में घूमने का मौका कहाँ मिलेगा ऐसे। तो जब 5 दिन के बाद ख़त्म हो गया फंक्शन, तो हम कॉफ़ी हाउस गए, तो हमारे बड़े ब्रदर के साथ यहाँ यूनिवर्सिटी एक मिस्टर दत्ता होते थे, वो और 3-4 लोग बैठे थे। तो जैसे ही मैं बैठा उन्होंने मिलाया, उन्होंने कहा ये इनके छोटे भाई हैं। अच्छा। तो कहने लगे आप पहले दिन क्यों नहीं मिले हमको, हम तो 5 दिन से परेशान थे, कौन बंदा है, बड़ा सस्पिशियस है, लंबी दाढ़ी है, कैमरा लेके घूमता रहता है। तो ये उसमें तब मुझे पता लगा कि आइडेंटिटी कार्ड की क्या वैल्यू है। उसके बाद मैंने हमेशा आपने आइडेंटिटी कार्ड हमेशा अपने पास मैंने कहा कुछ भी हो आइडेंटिटी कार्ड बड़ा ज़रूरी होना चाहिए पास में आपके। अच्छा, आजकल जिस तरह से प्राकृतिक आपदा जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत है, 56 साल का आपको एक्सपीरियंस है पत्रकारिता करते हुए, क्या आपने इससे पहले ऐसी घटनाएं देखी हिमाचल प्रदेश में या कवरेज की उसकी? देखो, इसमें एक जो ह्यूमन एक्टिविटी हुई है ना, उसका बहुत बड़ा योगदान है। आपको याद है 1975 में जनवरी के महीने में किन्नौर में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन सिर्फ 60 लोगों की मौत हुई क्योंकि वो आबादी नहीं थी। अगर आज किन्नौर में वैसा भूकंप आए तो 5,000 लोग मरेंगे कम से कम। इतनी ह्यूमन एक्टिविटी कर दिया आपने, सड़कें बना दी, आपने प्रोजेक्ट बना दिए, आपने बिल्डिंगें बना दी बड़ी बड़ी। पहाड़ों को ज़रूरत है इन चीज़ों की? नहीं, ज़रूरत है, लेकिन इसको 4 लेन देखना है कहाँ बनाने हैं। 4 लेन की जैसे 4 लेन पहाड़ों के लिए तो विनाश है। इतने बड़े जिस राज्य में इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, आप उनको काट के सड़कें बना रहे हो। आपने सारा जो पहाड़ है उसका जो फिजाइल इकोलॉजी है इतनी आपकी, उसको आपने और जर्जर कर दिया है। तो जितने आप इसमें एक्टिविटी करोगे उतना ये नुकसान बढ़ता जाएगा आपका। पहले आपने पत्रकारिता करते हुए ऐसा नुकसान कभी, विनाश कभी देखा अपनी ज़िंदगी में? 89 में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था हिमाचल में। तब राजीव गांधी खुद आए थे यहाँ पर, ऊना में भी नुकसान हुआ था, पर वो जब मानसून जब ख़त्म हो रहा था तब तेज़ बारिश हुई, उससे नुकसान हुआ था। अच्छा, यहाँ पर विपक्ष और सरकार आमने सामने हो जाते हैं ऐसे जब मुद्दे होते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। किस तरह से देखते हैं आप अब इस राजनीति को कि एक तरफ बहुत नुकसान हो रहा है, लोग देखो जान गंवा रहे हैं और राजनीति शुरू हो क्योंकि रही है। आपदा का जो असर है वो जनता पर पड़ता है। जनता सबकी साझी है, हाँ जी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि ऐसे मामलों में राजनीति ना करें, क्योंकि जो जिनके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनके घर में लोगों की जानें चली गई, जिनकी ज़मीनें बह गई, उनके लिए वो ये नहीं देख रहे कि कौन पार्टी सपोर्ट कर रही है कौन नहीं कर रही। उनको ये लगता है कि हमको मदद मिलनी चाहिए, और अगर सब मिल के मदद करेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ऐसे मौके में राजनीति करना तो ये बहुत अमानवीय है एक तरह से। नहीं करनी चाहिए राजनीति। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा राजनीति होती है। विपक्षी पार्टियां जो राजनीति करते हैं या जो सरकार सत्ता में जो पार्टी बैठी है वो राजनीति करती है, उससे ज़्यादा सोशल मीडिया में राजनीति करते हैं। नहीं, सोशल मीडिया में ऐसा, सोशल मीडिया में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो हर चीज़ को जो 5 दिन पुरानी भी खबर हो तो ब्रेकिंग न्यूज़ ही कहते हैं उसको। तो उस कंपटीशन में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है उनको बढ़ा चढ़ा के करते हैं और उसका नुकसान हो रहा है। आप पत्रकारिता जगत में इतने समय से हैं, प्रेशर बहुत रहता है पत्रकारों पे, कई जगहों पर रहता भी है। कभी किसी के फ़ोन आ जाते हैं अधिकारियों के, खबर अगर छाप दी उनको नेचुरली तकलीफ़ हो जाती है।
ऐसे कुछ आपके साथ हुआ कभी कि आपने कोई खबर की, उससे नाराज़ हो गया, कोई राजनीतिज्ञ नाराज़ हो गया या कोई अफसर नाराज़ हो गया, फिर आपको बोला कि जी आपने खबर क्यों कर दी? तो हमारे साथ तो ऐसा किसी ने आज तक कभी फ़ोन नहीं किया खबर क्यों भेजी या क्यों नहीं भेजी। जैसे डॉक्टर परमार और शांता कुमार तो रिएक्ट करते नहीं थे। कौन करता था रिएक्ट अगर मुख्यमंत्री? ये धूमल जी कभी भी जो पत्रकारों को बोलते थे, या वीरभद्र सिंह के टाइम में तो कोई भी खबर चलती थी कुछ तो वीरभद्र सिंह के सुबह टाइम फ़ोन पे आ हुआ जाता आपके था साथ उनका। कुछ ऐसा कि हाँ। कभी दबाव रहा हो या कुछ? एक बार मैं गया हुआ था छुट्टी नैनीताल, हमारे ब्रदर बीमार थे, तो पीछे से पीएन शर्मा जी थे, उन्होंने थोड़े दिन काम किया, उन्होंने कोई खबर छाप दी, कोई उठपटांग सी, मेरी खबर तो पता नहीं क्या थी, तो उन्होंने फट से फ़ोन किया घर। किसने? वीरभद्र सिंह खुद करते थे फ़ोन में। अच्छा, वीरभद्र सिंह। तो हमारे घर में मिसेज ने उठाया, पता नहीं किसने, उन्होंने कहा जी वो तो नैनीताल गए हैं, उनके ब्रदर बीमार हैं। कि यहाँ कौन है? उनका पीएन शर्मा कर रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ बोला कि देखो मेरे को पता था ये उसकी खबर नहीं हो सकती है। तो मतलब इतना उनको फेथ था। और जब भी मैं इंटरव्यू करने जाता था उनका, वो कहते थे कि जो आपने लिखना लिख दो, मेरे को पता है, यू विल राइट थिंग। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, डॉक्टर रामलाल ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू, सबसे अच्छा अगर काम आप देखते हैं तो किसका देखते हैं? बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, जिनको लोग भी बहुत पसंद करते थे और उनका काम भी अच्छा था, हिमाचल में विकास भी हुआ लेकिन विनाश कम हुआ विकास के साथ साथ, ऐसा आप कौन सा चीफ मिनिस्टर देखते हैं इन सब में? इससे अगर विकास के हिसाब से देखो तो जो पायनियर था, जिसने विकास शुरू किया, जिसने नींव डाली, वो डॉक्टर परमार थे। अच्छा, मेरे भी जितने भी क्षेत्र थे, उन्होंने समग्र विकास की कल्पना की और उसको पूरा किया। वो कहते थे, जब वो पहली प्लानिंग कमीशन में मीटिंग में गए तो उनका, तुम आपकी प्राथमिकता क्या है? उन्होंने कहा फर्स्ट प्राइमेटा रोड, सेकंड रोड, थर्ड रोड। वो कहते थे कि अगर सड़कें नहीं बनेंगी तो पहाड़ में कितनी भी तरक्की कर लोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने सड़कों को बोला। आज अगर वो जिंदा होते तो उनको बड़ी संतुष्ट होता कि भी आज सारे में सड़कें हैं, पानी है। उनके टाइम में तो ना सड़कें थी, ना पानी थी, ना इरिगेशन थी, ना लोगों के पास पैसे थे, गांव में लोग बिल्कुल गरीब थे। और उन्होंने कहा था कि मैंने धारणा बदलनी है कि जो पहाड़ है ये गरीब रहने के लिए बने हैं, दे आर डेस्टिन्ड टू बी पुअर। और उन्होंने उसको चेंज करने के लिए पूरा सारे जीवन अपना लगाया, स्ट्रगल किया, सेक्रीफाइस किए, इसलिए उनको आज याद कर रहे हैं लोग। ऐसे कई मुख्यमंत्री को नाम भी दिया गया, जिस तरह से शांता कुमार को कहते हैं पानी का मुख्यमंत्री, धूमल जी को कहते हैं सड़कों वाला मुख्यमंत्री। तो उनके समय में भी काफ़ी नहीं, अब ऐसा है कि जिस स्थिति में सुक्खू जी ने और जयराम जी ने बागडोर संभाली, उस समय हिमाचल काफ़ी विकसित था। सड़कें थी, स्कूल थे, कॉलेज थे, हॉस्पिटल थे, सब कुछ थे। और उसके बाद भी क्योंकि पब्लिक ऐसी है, उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। जैसे सड़कों का नाम लेना मैं थोड़ा भूल गया था। जैसे सड़कों का इतना इम्पोर्टेंस थी, सड़कें इतनी ज़रूरी थी कि 1971 से पहले सुखराम जी और करम सिंह जी दोनों मंत्री थे। तो मंडी में सुखराम जी ने व्यास के एक किनारे से सड़क बनवा दी पीडब्ल्यू के पैसों से, और सुखराम जी ने डेवलपमेंट ब्लॉक के पैसों से दूसरी साइड सड़क बना दी। अच्छा। और डॉक्टर परमार ने दोनों सड़कें सेम डे इनॉग्रेट की। अच्छा, दोनों ही की। हाँ, क्योंकि उनको पता है सड़क बनाने का मतलब कि 2-3 चुनाव तो वैसे ही जीत जाएगा हमें सड़क बनाने पर से। आज क्योंकि हिमाचल में एक डिमांड रहती है आज तो जिनके पास कच्ची सड़क है वो पक्की करने को बोल रहे, पक्की बोल रहे डबल लेन करो, डबल वाले 4 लेन करने को बोल रहे। अगर डिमांड अभी जनता सड़क तो हिमाचल में ऑलमोस्ट हर जगह पहुंच अब जनता बहुत असर्टिव हो गई। उनके टाइम में जनता इतनी मांग नहीं करती थी। अच्छा, पहले नहीं। हाँ, जो मिलता ठीक जाता था उनको, स्कूल खुल गए ठीक है। एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ी क्योंकि जो डेवलपमेंट में कोई आपका सिस्टम नहीं। अच्छा, सबसे धाकड़ मुख्यमंत्री कौन रहा है अब तक का? देखो जी, अगर मंत्री की भी मैं बात कर लूँ उनमें भी, पहले मुख्यमंत्री का बताइए। शांता कुमार का जो फैसला ले लिया, बहुत बड़ी ग्रिप थी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। डॉक्टर परमार का ये था कि वो बड़े अच्छे अफसरों को सेलेक्ट करते थे, वो पूरा ट्रस्ट करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। शांता कुमार के टाइम में भी ऐसे होते थे। उसके बाद के जो चीफ मिनिस्टर है उनमें डिसीजन लेना, उनको वापस लेना, बदलना, ये चीज़ें शुरू हुई, पर इनके टाइम में नहीं होता था ऐसा कुछ भी। अब कई खबरें आती, करप्शन की वीडियोस भी आते हैं, किसी ने 2000 रिश्वत ले ली, किसी ने 5000 ले ली, विजिलेंस धरपकड़ भी करती है, अधिकारियों की भी ऐसे। तो क्या हिमाचल शुरू से ऐसा ही था या ये बदलाव कब से शुरू हुआ? नहीं, ये हिमाचल में जब से पंजाब के एरिया जब हिमाचल में इनका विलय हो गया, उसके बाद से यहाँ पे करप्शन का बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन तब भी जब हम इस प्रोफेशन में आए तो करप्शन नाम मात्र की थी। मुझे याद है एक बार हम असेंबली में गए वैसे देखने, तो वहाँ पर एक ताराचंद एमएलए होते थे CPIM के,
तो कहने लगे देखो हिमाचल में पुलिस वाले 2 रुपये रिश्वत ले रहे हैं। तो खची ने मजाक किया कि आपका मतलब ज़्यादा लेनी चाहिए। तो मतलब इतना कम था कि इतनी छोटी मोटी रिश्वत को भी लोग बड़ा नोटिस देते थे कि रिश्वत ले रहे हैं। और उस समय साधन थे भी नहीं, ना इंडस्ट्री थी, ना यहाँ पे एग्रीकल्चर था, कुछ नहीं था। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि इंडस्ट्री जो है वो सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ से लोगों को पैसा मिलता है। पॉलिसी बनती हैं, पॉलिसी निकलती हैं, चेंज होती हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो ये होती है गड़बड़ी, ये अफसरों की वजह से होती है। अफसर जो है हाँ, इसमें क्योंकि अफसर चाहे तो, अगर अफसर ना चाहे तो कोई करप्शन हो नहीं सकती। क्योंकि मंत्रियों के हाथ में कोई पावर नहीं है, जो पावर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके हाथ में है। जय बिहारी लाल खाची की आपने बात की, तो बड़े धाकड़ मंत्री रहे हैं, वो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, धाकड़। खाची तो अपने टाइम की, मतलब एक तो वो इंटरनेशनल लेवल के कोऑपरेटिव थे। कोऑपरेटिव जो अमेरिका का जो कोऑपरेटिव का हॉल है उसमें 5 लोगों की फोटो है, उनमें से एक मिस्टर खाची की है। अच्छा। और कोऑपरेटिव मूवमेंट में उनका बड़े भारी कॉन्टैक्ट थे। सारे हिंदुस्तान में जितने भी थे हेड गए थे, जितने भी कोऑपरेटिव के थे, क्योंकि हिमाचल में तो कोऑपरेटिव मूवमेंट इतनी नहीं थी, पर गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा। जो वहाँ के हेड गए थे उनके पर्सनल गेस्ट बनते थे, यहाँ थे। और वो उनका ऐसा ऑडिटर कोई नहीं था अंग्रेजी में। और वो बहुत बोलते, जब वो असेंबली में बोलते थे तो उनको रोकना मुश्किल होता था। और बड़े विटी थे। 1972 की इलेक्शन में जब पाकिस्तान की लड़ाई के बाद जब इलेक्शन हुई तो अपोजिशन की बहुत बुरी तरह से हार हुई। अच्छा। खाची भी बड़े 3-3, 400 वोट जीते, सारे जीत के आए थे। तो वो भाषण दे रहे थे तो गुमान सिंह जी जो थे कांग्रेस के, तो उन्होंने कहा खाची साहब कितनी वोट से जीत के आए हो? कहते मोर देन ऑल ऑफ यू। तो मतलब हाजिर जवाबी इतने थे। हाँ, तो बहुत ही, तो मतलब उनका हाउस के अंदर वो बहुत विटी थे और बाहर भी हाउस के अंदर, और बड़े हेल्पफुल थे। हमारे साथ तो उनकी बड़ी पर्सनल दोस्ती थी। हर साल में उनका वर्चुअल बना के भेजता था जन्मदिन पे उनके। वीरभद्र सिंह और जय बिहारी लाल खाची, इनके आपसी रिश्ते कैसे थे? पहले खराब थे, बाद में बहुत अच्छे हो गए थे। पहले इनके जब तक तो ये पहली बार मिनिस्टर बनाया इनको, बिल्कुल जब एंड टर्म ख़त्म हो रही थी तो कुछ टाइम के लिए मिनिस्टर रहे। जब 93 में दोबारा जीत के आए तो जय बिहारी लाल खाची और ये वीरभद्र जी एक ही पाले में थे। आपने कई सरकारों की बात की। आज जो वर्तमान में चल रही है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल की सरकार, इस सरकार को आप किस तरह से देखते हैं? इस सरकार की, ये सरकार जब आई है, इनकी दिक्कत ये है कि बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब थी। लाइबिलिटीज़ हैं, कर्जा है, सब कुछ है। और जो जहाँ से फंडिंग होती है, जैसे डेफिसिट ग्रांट है, उसका पैटर्न है, वो हर साल घटती है, हर स्टेट की घटती है। यहाँ भी घट गई। जीएसटी का कम्पनसेशन बंद हो गया, यहाँ भी बंद हो गया। तो और साधन नहीं है, और लोन लेने की, जो ऋण लेने की एक सीमा है, उससे ज़्यादा आप लोन भी नहीं ले सकते। तो अगर आपने जो एजेंडा सेट कर रखा है, जो आप करना चाहते हो, उसके लिए आपको पैसे तो चाहिए, और पैसे कहाँ से आएंगे? और ऊपर से साथ में एक तरफ से वैसे ही हालत ठीक नहीं है, और 3 साल से लगातार आपदा आ रही है। 23 में बहुत बड़ी आपदा आई, 24 में आई, 25 में और भी आ गई। तो इसके लिए पैसा है, उनका रिहेबिलिटेशन है। क्योंकि जब आपदा आती है तो लोग ये नहीं वेट करते आपका पैसा है कि नहीं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार हमारी मदद करेगी। तो इसलिए उनके लिए इनकी चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हो नहीं पाती एकदम से। इनकी चुनौतियाँ मतलब आसान नहीं है, बहुत भारी चुनौतियाँ हैं। हाँ, और एम्प्लॉयज़ भी जो है वो विरोध करते नहीं, हैं। एम्प्लॉयज़ तो ऐसा है कि एम्प्लॉयज़ किसी सरकार का नहीं होते। एम्प्लॉयज़ का मतलब अपने मांगे से होता है। और हिमाचल के जो लड़ाई है, वैसे भी वो पार्टियों में बंटे हुए हैं। जो बीजेपी के उनको ही वोट देंगे, या बीजेपी के हैं, जो कांग्रेस के उनको देंगे, सीपीएम के उनको देंगे। तो ब्यूरोक्रेसी है जो समझते हैं कि एन ब्लॉक नहीं है। कोई भी सेक्शन जो है ब्यूरोक्रेसी का, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारे एक ही पार्टी को वोट देंगे। ये तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी कहा था कि अगर, जो जयराम ठाकुर जी के सामने, कि अगर आपकी सरकार होगी तो ये अफसर आपके होंगे, हमारी सरकार होगी तो बिल्कुल। वो तो अफसर तो सरकार के साथ चलेंगे। एक अफसर ने 30-35 साल नौकरी करनी है, वो किसी पार्टी के साथ कैसे रह सकता है? वो तो जैसी पार्टी आएगी उसके साथ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अफसरशाही पर भी अब छाप लग रही है कि ये बीजेपी का अफसर है, ये कांग्रेस का अफसर है। ये काफ़ी देर शुरू, जब वीरभद्र सिंह जी आए थे तब से लगनी शुरू। रामलाल जी के टाइम में थोड़ी बहुत थी, वीरभद्र सिंह के टाइम से लगनी शुरू हो गई थी छाप, ये इनके अफसर है, ये इनके अफसर है। फिर वो जो ट्रेंड ऐसा बना कि हर गवर्नमेंट के साथ ये हो गया। अब सभी अफसरों पे कोई ना कोई छाप लगी हुई है। पहले जब करप्शन बहुत कम थी तो एक फ़ायदा था कि कोई मलाईदार जिसको कहते हैं ना, प्लम पोस्ट नहीं होती थी, क्योंकि अफसरों के लिए सब पोस्ट बराबर थी।
मलाईदार क्योंकि- पोस्ट कौन सी किस? मतलब जिनमें जैसे एक्साइज में होगी, इधर होगी, डीसी के पास होगी, इस टाइप की जो पोस्ट है जहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होते थे। तो उस ज़माने में लोग बेईमानी करते नहीं थे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, किसी पोस्ट में लगा दो। ये बाद में ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि लोग ढूंढते कि हमको अच्छी पोस्ट मिले। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आपके बड़े मधुर संबंध रहे हैं जब वो प्रधानमंत्री थे। हिमाचल भी आते रहते थे और अब हिमाचल को अपना दूसरा घर भी बोलते थे। क्या बातें होती थी आपकी? इससे क्या पूछते थे आपसे? क्योंकि अटल जी के जो भाषण थे ना उससे हम बहुत प्रभावित थे शुरू से ही। कविताएं बीच में होती थी उसमें? कविताएं होती तो उनके जैसा तो मतलब ऑडिटर को हिंदुस्तान में दूसरा हुआ ही नहीं उनके बराबर का। तो पोएट थे, बहुत संभल के बोलते थे, भाषा बहुत अच्छी से प्रयोग करते थे। आप भी प्रभावित थे उनसे? हाँ, और 1967 में पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे जनसंघ की मीटिंग हुई ऑल इंडिया की एग्जीक्यूटिव की। अच्छा। तो उसमें जो व्यवस्था में 4-5 लोग थे उसमें मैं भी था। तो पहली बार मेरा उनसे आमने सामने मिलना हुआ। तो उसमें सारे लोग आए थे, बहुत जितने भी 20-25 जो इनके एग्जीक्यूटिव के मेंबर थे। उसके बाद अटल जी से मिलना हुआ दूसरी बार जब यहाँ इलेक्शन चल रही थी हिमाचल में 1972 की असेंबली की। तो हम यहाँ से गए, हमने उनको कालका में एक जीप होती थी पुराने टाइप की, कैनवस लगे होते थे जिसमें, उसमें हम 5 लोग थे, चौहान जी थे, अटल जी थे। तो पहला उन्होंने कि एक कार्यकर्ता थे उनके घर पे जाके उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मीटिंग की एक पहले परवाणू में, उसके बाद उन्होंने मीटिंग की धर्मपुर के पास, फिर सोलन में, जो सोलन में की तो बहुत तेज़ बारिश थी। सोलन के बाद शिमला की, शिमला के बाद ठोक, फिर वापस गए। तो पूरे टूर में मैं उनके साथ था। फिर 1982 में जब इलेक्शन थी उससे पहले वो यहाँ आई और उन्होंने वहाँ जाना था गौरा। तो बातचीत हुई सारी, जाते जाते उन्होंने कहा कि टिकट चौहान जी को मिलेगा। बहुत झगड़ा पड़ा था टिकट का और वो चले गए। उसके बाद सबसे मज़ेदार चीज़ हुई जब चौहान जी मिनिस्टर थे तो मोहन मेकिंग के साथ इनका बड़ा भारी वो चला झगड़ा। अच्छा। तो अटल जी आए, कपिल मोहन की उनके साथ जान अच्छी थी तो उन्होंने लंबी लाइन लगा के खूब उनका स्वागत कर लिया अटल जी के लिए। फिर 1 किलोमीटर की लाइन में लोग खड़े कर दिए। अच्छा। तो जब वहाँ पे रेस्ट हाउस में बैठे तो अटल जी ने कहा, चौहान साहब ये जो मोहन मेकिंग का मामला है क्या है? तो उसने बोली, कहते जी अगर तो ये आपने मेरिट पे लिया तब तो ये ठीक नहीं है। आप महंगी शराब बेचोगे तो आपको घाटा होगा, स्मगलिंग होगी। अगर पॉलिटिकल मामला है तो फिर कोई बात नहीं। अच्छा। चौहान जी का मामला तो जी पॉलिटिकल ही है, ये हमको बहुत गाली देते हैं। अच्छा। तो उसके बाद हम शिमला आ गए। शिमला में घूमे सारे में। तो शाम को कहने लगे कि कुछ कार्यक्रम है। मैंने कहा जी मैं तो पावर लिफ्टिंग और उसका एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था। अच्छा। और हमारे कंपटीशन था छोटे डीवी स्कूल में। मैंने कहा शाम को ऐसा कंपटीशन है एक। मैंने कहा आप चलेंगे कि जरूर आएंगे। आ गए वहाँ कंपटीशन में, वहाँ पूरा फंक्शन हुआ। ना डीसी को पता था ना एसपी को पता था, सारे पागल हो गए। उनको कहा कि किसी कौन कैसे आ गए, सीधे इनको वहाँ ले गए। फंक्शन ख़त्म हो गया तो शांता जी का फ़ोन आया कि आपने वो उनको कैसे बुलाया? मैंने आपसे कहा था। आपने कहा मैं व्यस्त हूँ। कहते मैं तो इसीलिए व्यस्त था कि अटल जी आ रहे हैं, मुझे क्या पता था। अच्छा। और DCSP कहने लगे आपने बताया नहीं हमको। मैंने कहा मैंने उससे वैसे ही सरतरी बोला कि चलना है। उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ। वो आ गए। उसके बाद फिर 1987 में जब GS रामचंद्रन की डेथ हुई उसके एक दिन पहले वो यहाँ आए। तो मुझे पता नहीं था। मुझे फ़ोन आया CID वालों का कि वाजपेयी जी किस लिए आए हैं। मैंने कहा आए? कहते हाँ। मैंने कहा है? कहते ये हरियाणा के गेस्ट हाउस में ठहरे हैं मैनूर में। तो वहाँ उनका मैनेजर था, हमारे जानने वाला था। मैंने फ़ोन किया तो रंजन ने फ़ोन उठाया, जो उनका सन इन लॉ फोर्स था उनकी, जो नमिता का। तो उसने बेचारे का 2 मिनट हुए। मैंने कहा मैंने क्या कर रहे हैं? कहते कुछ नहीं, आ जाओ। मैं चला गया वहाँ। वो 25 तारीख थी, अटल जी का जन्मदिन था। अच्छा। तो मैं पहुंचा वहाँ। मैंने जैसे ही पहुंचा अखबार पढ़ रहे थे। मैंने कहा रजी जन्मदिन की बहुत मुबारक हो। अरे आप कैसे आए? मैंने कहा आपको मुबारक देने आए। कहते आपको बताया किसने? मैंने कहा जी पत्रकार हैं, इतना तो पता होता ही है। कहते अच्छा बैठो। मैंने कहा क्या काम है? कहते कुछ नहीं, कहाँ निकले? इतवार का दिन था, गाड़ी का परमिट नहीं था कोई। तो अतर सिंह जी रहते थे वहीं पे। मैंने उनको बोला ऐसे हैं और माल पे जाना है इधर उधर। तो उन्होंने उनको बोल दिया इस गाड़ी का नंबर है, इसको रोकना कहीं नहीं। तो हम निकले वहाँ से, घूमे फिरे, काली वाली मंदिर गए, सुशांत के घर गए, सब जगह। जब हम आशाना पहुँच के लंच कर लिया हमने, तब शिमला में के लोगों को पता लगा कि अटल जी आए हुए हैं यहाँ।
अच्छा, मतलब हाँ। बताते नहीं थे। नहीं। आज के समय में जिस तरह से कोई पॉलिटिशियन जाता है तो चाहता है कि भीड़ हाँ, साथ में हो, नहीं तब उन्होंने, नहीं था। हाँ, फिर उन्होंने वहाँ पे गए, उसके बाद चले गए। फिर जब ये वीरभद्र सिंह जी बने ना ये चीफ मिनिस्टर, हाँ तो अटल जी आए उसके बाद यहाँ पे, तो उन्होंने इनको फ़ोन किया है, मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने कहा ऐसे अटल जी से बात करनी है। तो कहने मैंने आपसे कहा था आप मुख्यमंत्री बन रहे, आप मानते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कैसे आए, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैं वहाँ जा रहा हूँ गौरा रामपुर। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने सारा इंतजाम करता, बोला भाई ये नहीं कहना कि मैंने इंतजाम किया था, उन्होंने अनऑफिशियली सारा अटल जी का इंतजाम किया वहाँ जाने का। 2 दिन वहाँ रहे, गौरा में उनका बगीचा था, अभी भी है रंजन का बगीचा वहाँ पे। तो वहाँ से वो आए, मतलब उनका वो था बड़ा। और जब इलेक्शन हार गए तो उसके बाद शिमला आए, हिमाचल में इलेक्शन थी असेंबली की। तो हमने पूछा उनसे कि भी आप इलेक्शन कैसे हार गए। कहते कि लोगों ने वोट नहीं दिए। तो उनका क्यों नहीं दिया, कहते उनसे पूछो जिन्होंने वोट नहीं दिया। फिर मैंने उनसे अलग से पूछा, मैंने कहा आपने इलेक्शन क्यों लड़ी माधवराव सिंधिया के खिलाफ। कहने लगा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ता तो माँ बेटी की इलेक्शन हो जाती, मैं नहीं चाहता कि माँ और बेटी आपस में इलेक्शन लड़े, इसलिए मैंने चुनाव लड़ा। तो मतलब उनका जो सिस्टम था वो बहुत डिफरेंट था। सरल स्वभाव था और जाते थे तो किसी के भी घर चले जाते थे। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो यहाँ वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें राजभवन में। जी। तो जैसे ही जटने कह रहे भाई सारी दाढ़ी सफ़ेद कर दी, मैंने कहा यही कर रहे इतने साल से। तो मतलब उनका फ़र्क था, वो बहुत विटी और बड़ी सी बात को भी मजाक में। मैंने कहा कि आपने उन्हें जो भाषण दिया ना वहाँ पार्लियामेंट में, आपने दुर्गा कह दिया कि मैं दुर्गा नहीं कहा। फिर मैंने कहा आपने तारीफ़ तो बहुत कर दी। मैं चुप रहे। कहने लगे हाँ बहुत लोगों ने कहा है कि कुछ ज़्यादा ही कर दी। हमने सोचा कौन सी रोज़ करते हैं कंजूसी क्या करनी कर दो। मतलब हर बात को अपने हिसाब से वो कर देते थे। उनका जो मुकाबला, उनका जो जवाब देने का तरीका था ना, और उनके जो भाषण थे सुनने वाले, जो ये तो लोगों को पता ही नहीं कि उन्होंने कौन कौन से भाषण। आज भी उनके भाषण जो है उसको बतौर जो रील्स हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल किया नहीं, जाता है। और जो उनका असली भाषण किसी को पता ही नहीं है। जब बांग्लादेश का इशू हुआ तो बीजेपी ने कहा कि जनसंघ ने कहा कि 12 तारीख को उन्होंने मीटिंग रख दी लाल किले में बोट क्लब में। इंदिरा गांधी जी ने 9 तारीख को मीटिंग रख दी। 9 तारीख की मीटिंग के बाद उन्होंने 12 को जब उन्होंने स्पीच दी वहाँ पे, वो स्पीच सुनने वाली थी। उस ज़माने में रिकॉर्डिंग तो होती नहीं थी, तो वो रिकॉर्ड करके उसके जो फूल बिकते थे ना, जो रिपोर्ट वो बिके हज़ारों के हिसाब से। अच्छा। और वो सुनने वाली स्पीच थी। दूसरी स्पीच दी उन्होंने जब जनसंघ का जो लास्ट सेशन हुआ, उसके बाद तो मर्ज हो गई थी दिल्ली में 4 से 6 मार्च तक। उसमें जयप्रकाश नारायण आए थे, उन्होंने टोटल समग्र क्रांति के ऊपर भाषण दिया। तो जयप्रकाश नारायण ने कहा कि मैं 1.5 साल से आंदोलन चला रहा हूँ, समग्र क्रांति क्या है उसका मतलब मुझे भी आज ही पता लगा। अच्छा। हाँ, मतलब उनका तो बोलने का कोई हिसाब ही नहीं था। मैं तो उनके बहुत भाषण सुने। चलिए ठीक है, आपने हमसे खास बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।